स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में समझा है, अध्यापक शिक्षा की क्या अर्थ हैं, परिभाषाएं, उद्देश्य या इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र तथा इसकी क्या महत्व एवं आवश्यकताएं हैं, इन सभी पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक एक बार दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अध्यापक शिक्षा की चुनौतियाँ या क्या समस्याएँ हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अध्यापक शिक्षा की क्या चुनौतियाँ या क्या क्या समस्याएं हैं। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप अवश्य ही एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें हम कुल 19-20 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें पॉइंट्स में ही लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम समझने के लिए रखेंगे, बाकी चीज़ों से समझेंगे और पॉइंट्स आप लिख लेंगे। पॉइंट्स समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में अगर पूछता है अध्यापक शिक्षा की चुनौतियाँ या क्या समस्याएं हैं, तो अगर आपने पॉइंट समझा हुआ है, आपको पता है इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो आप वो ईजिली लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर का मैटर समझे रहेंगे तो आप ईजिली आराम से लिख लेंगे। तो इसीलिए आप पॉइंट्स ही नोट करिएगा। अगर और भी आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं अध्यापक या शिक्षक शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियाँ या समस्याएं हैं। सबसे पहला जो है वह है छात्र अध्यापकों के प्रवेश की समस्या है। इसमें देखेंगे अध्यापक शिक्षा में प्रवेश की समस्या एक विकट रूप में शिक्षा विभागों के सम्मुख एक बाधा बनी रहती है। इसमें प्रवेश के लिए जो छात्र आते हैं वे शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से हीन होते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। इससे शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अतः प्रवेश संबंधी नियम कड़े किए जाते हैं तथा बुद्धि परीक्षा एवं सामान्य ज्ञान आदि के द्वारा चयन कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें देखते हैं अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम अत्यंत संकुचित, निर्जीव एवं पुराना है। प्रशिक्षण की अवधि में सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और अभ्यास का जो भी कार्य होता है अभ्यासात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, दृष्टिकोणों, कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, नेतृत्व आदि को परिमार्जित करने पर भी कोई ध्यान नहीं रहता है। पाठ्य योजना की घिसी पिटी परिपाटी अपनाई जाती है एवं उसके अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान अध्यापक गण वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग नहीं लाते हैं। इससे प्रशिक्षण की उपयोगिता ही संदिग्ध हो जाती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे प्रशिक्षण काल में प्राप्त ज्ञान का अध्यापकगण वास्तविक जीवन में भी प्रयोग करें एवं अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकें या बनाएं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। अब हम तीसरा देखते हैं सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों का अभाव। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझते हैं कि सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों का अभाव किस प्रकार है। हमारे शिक्षा विभागों में ज़्यादातर अध्यापक जो होते हैं शैक्षणिक योग्यता, रुचि व अभिवृत्ति तथा अनुभव की दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसके फलस्वरूप अध्यापक शिक्षा संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जाता है एवं सिर्फ उनकी खानापूर्ति ही की जाती है। अतः इस समस्या का निराकरण करना अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत ही जरूरी है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है हमारा अच्छे शोध कार्य का अभाव। इसमें देखेंगे वैसे तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में किए गए अनुसंधान कार्यों की विशाल श्रृंखला है, लेकिन अच्छे अनुसंधान कार्य का अभाव सा प्रतीत होता है। भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला शोध कार्य अभी भी अपनी शैशवावस्था में प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विदेशों विशेषकर ब्रिटेन एवं अमेरिका में किए जाने वाले अनुसंधानों को भारतीय परिस्थितियों में दोहराना भारतीय शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं का प्रिय विषय रहा है। जैसा कि हम सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी चीज़ होता है बीएड में या आपने कोई भी सिद्धांत वगैरह पढ़ा होगा तो क्या होता है वो अक्सर आप देखते हैं ब्रिटेन और अमेरिका के प्रवर्तक होते हैं उसके। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी होते हैं ब्रिटेन एवं अमेरिका में किए जाने वाले अनुसंधानों को भारतीय परिस्थितियों में दोहराना भारतीय शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं का प्रिय विषय रहा है। नितांत मौलिक अनुसंधानों का तो भारत में अभाव रहा है। खेद का विषय है कि शिक्षा की स्नातकोत्तर व अनुसंधान उपाधियों से युक्त तथा कथित महान प्रोफेसरगण शिक्षा को कोई नितांत मौलिक बात नहीं दे पाए हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान किए जाएं ताकि सामान्य शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। ठीक है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं मानवीय मूल्यों की अवहेलना। प्रशिक्षण में केवल उद्देश्य, विधियों आदि पर इतना बल दिया जाता है कि छात्र अध्यापक अपने विचारों, मूल्यों आदि पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे उनमें मौलिक चिंतन का ह्रास होने लगता है। इसी कारण वह अपनी छोटी छोटी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। अतः अध्यापक शिक्षा में मानवीय मूल्यों एवं आवश्यकताओं का भी ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिए, या ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, मानवीय मूल्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमारा छठा पॉइंट है सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल। जैसा कि अभी हमने ये पॉइंट ऑलरेडी समझ रखा है कि सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, न कि व्यवहारिक पक्ष पर। इसमें देखते हैं प्रशिक्षण की अवधि में सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ शिक्षा विभागों व प्रशिक्षण संस्थानों में तो शिक्षणाभ्यास केवल 2 सप्ताह में पूरा कर दिया जाता है और इसको सिर्फ औपचारिक क्रिया मात्र समझा जाता है। अतः शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष की पूर्ण रूप से अवहेलना की जाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा विभागों के अध्यापक भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। जैसा कि अभी जो सेमेस्टर में बीएड चल रहा है हमारा सीबीसीएस पैटर्न पे, उसमें क्या हो रहा है कि 2 महीने का हमारा इंटर्नशिप शिक्षक प्रशिक्षण हो गया है। जो जाते हैं इंटर्नशिप पे ट्रेनिंग लेने, वो 2 मंथ का हो गया। तो उसमें भी बहुत से महाविद्यालय ऐसे होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ तो अपना कार्य करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी महाविद्यालय होते हैं जिनमें क्या होता है कि सिर्फ कोर्रम पूरा किया जाता है। आप सभी को पता है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां पॉइंट है हमारा स्वतंत्र वातावरण का अभाव। इसमें देखेंगे शिक्षा विभागों एवं प्रशिक्षण विद्यालयों में आज भी छात्र अध्यापकों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान नहीं किया जाता है। छात्र प्रायः चापलूसी करते रहते हैं तथा अध्यापक श्रेणी के भय से उन्हें डराते रहते हैं। यह समस्या लगातार बल पकड़ती जा रही है। आपके कॉलेज में भी अक्सर ऐसा होता होगा, हमारे कॉलेज में भी होता रहा है ये चीज़। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अपने से रिलेट करके समझ सकते हैं। ये सब पे बीती है, सब पे बीती है, तो सब समझ लेते हैं इसे। तो जैसा कि अध्यापक श्रेणी के नाम पे छात्रों को डराते रहते हैं, उनमें एक प्रकार का भय उत्पन्न कर देते हैं। और बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे चापलूसी वर्ड दिया है, तो ऐसे करके वो श्रेणी बस नंबर के लिए वो करते रहते हैं चापलूसी। तो इस प्रकार क्या होता है, शिक्षा विभागों एवं प्रशिक्षण विद्यालयों में आज भी छात्र अध्यापकों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान नहीं किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पृथकता की समस्या। इसको समझेंगे। हाँ, ये पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आप खुद से रिलेट करके समझ लेंगे ऐसे ही ईजिली। किसी को भी आपके आपके कॉलेज में कोई आपके साथ पढ़ने वाला होगा, आप उसे देखकर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह समस्या अध्यापक शिक्षा में तीनों रूपों में व्याप्त है। कौन सी समस्या? पृथकता की समस्या। प्रथम विश्वविद्यालय एवं कॉलेज, यहाँ पे कर लीजिएगा, कॉलेज नहीं होगा कॉलेज होगा, कि अन्य विभागों में पृथकता। दूसरे शिक्षा विभागों का माध्यमिक स्कूलों से अलगाव। तीसरा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों में परस्पर सहयोग का अभाव पाया जाता है। इससे एक विभाग के अध्यापक दूसरे स्तर के अध्यापकों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। यह अध्यापक शिक्षा हेतु बहुत ही अहितकर है। ठीक है, कोठारी आयोग ने इस समस्या को हल करने के लिए जोरदार सिफारिश की है या सिफारिश दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार की समस्या। इसको देखते हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता में कमी होने से शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। साथ ही साथ शिक्षण में प्रचलित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है, वे अत्यंत परंपरागत एवं रूढ़िबद्ध है। अतः व्यावसायिक शिक्षण को सजीव बनाना जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, आई होप आपको जो भी समझाया जा रहा हो, जो भी बताया जा रहा हो, वो समझ में आ रहा हो। कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ आप एक बार से कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और उसका समस्या का आपकी समाधान कर सकूँ। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आगे बताया था, आप इन सारे चीज़ों को पॉइंट्स में अगर नोट्स बना रहे हैं तो पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा भी लगता है देखने में। अब तो हमारा 5 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 नंबर के 5 नंबर का 1 क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें जो हम मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं वो लिखते हैं तो ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में लिखिए। ये सारी चीज़ें तो हम समझने के लिए रख रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है
प्रदर्शनात्मक विद्यालयों का अभाव। शिक्षा विभाग की मान्यता का आधार विभाग से संबंध प्रदर्शनात्मक विद्यालय की सुविधा होनी चाहिए। जिन विभागों के पास अपना शिक्षण विद्यालय नहीं है उन्हें मान्यता ही न दी जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन के शैक्षिक प्रयोगों तथा अध्यापन के कार्यों में कठिनाई होगी। बहुत कम शिक्षा विभाग ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रदर्शनात्मक विद्यालय है। जिस प्रकार विज्ञान विषय प्रयोगशाला के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक इसी प्रकार अध्यापक शिक्षा के लिए प्रदर्शनात्मक विद्यालय आवश्यक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, विज्ञान विषय बिना प्रयोगशाला के नहीं कराया जा सकता है। सिर्फ इसमें सैद्धांतिक नहीं बल्कि करके भी सिखाया जाता है, प्रयोग द्वारा, प्रयोग के माध्यम से बालकों को सिखाया जाता है। तो उसी प्रकार अगर जिस महाविद्यालय के पास मान्यता नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा दोषपूर्ण अध्यापन विधि। इसको देखते हैं। शिक्षा विभागों में प्रवक्ताओं द्वारा अध्यापन में प्रायः भाषण विधि का प्रयोग किया जाता है। वह परंपरागत है। भाषण निरर्थक होते हैं। छात्र अध्यापक केवल निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं। इससे उनमें उचित दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। अच्छा अध्यापक विचारों से पूर्ण होना चाहिए। उसे आवश्यकतानुसार गतिशील अध्यापन विधियों का उपयोग करना चाहिए। अतः सामूहिक वाद विवाद, विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, सम्मेलन, वर्कशॉप तथा प्रश्नोत्तर विधि आदि का समय समय पर आयोजन आवश्यक है। जैसा कि हम सभी को पता है, अक्सर जो होता है हमारा उच्च स्तरीय पे, हमने सभी ने व्याख्यान विधि नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेमेस्टर था उसी में पढ़ा है। व्याख्यान विधि क्या होता है, तो इस पर भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप एक बार देख सकते हैं। तो क्या होता है, भाषण या व्याख्यान विधि एक परंपरागत विधि है तथा उच्च स्तरीय विधि भी है। इस पर भी हमने चर्चा किया है। तो हमारा जो महाविद्यालय में क्या होता है, व्याख्यान विधि या भाषण विधि का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि व्याख्यान विधि का ये तो परंपरागत विधि है, हम सभी ने इसको पढ़ाया जाना है। तो इसके साथ साथ इसमें प्रश्नोत्तर विधि, जो प्रश्नोत्तर बीच बीच में प्रश्न छात्रों से पूछना, जिससे वो निष्क्रिय सिर्फ श्रोता न बने रहे बल्कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें भागीदारी बने रहे, सक्रिय होकर भागीदारी बने और अपना उन्हें भी समझ में आए कि हाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है। वरना जो टीचर होगा सिर्फ लेक्चर ही देकर चला जाएगा, छात्र या छात्राध्यापक जो भी है उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि, वर्कशॉप, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, सामूहिक वाद विवाद, विचार विमर्श आदि की भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये हमारी विधियां जो है वो हमें शिक्षक को सिखानी चाहिए और जो शिक्षक है उन्हें भी ये जाननी चाहिए। आगे देखते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महाविद्यालयों में प्रत्येक कालांश 60 मिनट का कर दिया गया है। उद्देश्य यही है कि अध्यापक द्वारा भाषण के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श संभव हो और छात्र उनमें सक्रिय रूप से भाग ले सकें। छात्रों के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ जो टीचर है वो लेक्चर ही देकर, लेक्चर मेथड से पढ़ाकर चला जाएगा वो तो ये क्या होगा, छात्र सिर्फ जो हम लोग होते हैं वो निष्क्रिय बस बन के सुनते हैं। हम लोग को भी क्लास बोरिंग लगता है, टीचर बोल के चला जाता है, कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। हम भी सुन के ऐसे ही अरे यार कितनी बोरिंग क्लास, ये ऐसे हम करके निकल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे उचित कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें प्रश्नीकरण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, सामूहिक वाद विवाद, विचार विमर्श भी करना चाहिए। जिससे क्या होता है, सभी सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, छात्र भी शिक्षक भी एक्टिव रहते हैं और दोनों इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और शिक्षण प्रक्रिया हमारी प्रभावशाली और सरल और रुचिपूर्ण होती है। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। अध्यापक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है। यहाँ पे परीक्षा ऐसे नहीं रहेगा, परीक्षा ऐसे रहता है। थोड़ी सी गलती हो जाती है टाइपिंग में। यहाँ पे आगे आप देख लीजिएगा, बहुत दोषपूर्ण है। वह प्रायः विषयनिष्ठ है तथा ज्ञान की सही परीक्षा नहीं करती। शिक्षण में प्रारूप छात्राध्यापकों को छोटी छोटी बातों पे धमकी दी जाती है। कहीं कहीं अध्यापकों में बदले की भावना पाई जाती है। ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। आपने अगर कहीं देखा होगा तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं। भावना पाई जाती है। विभागों में अध्यापक स्वयं भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसका बुरा प्रभाव छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिका जो भी होती हैं पर भी पड़ता है। उनमें सहयोग, समूह भावना तथा एकता का सर्वथा अभाव है। वास्तव में शिक्षा विभाग आदर्श होने चाहिए। शिक्षा विभाग कैसे होने चाहिए? आदर्श होने चाहिए, न कि हमेशा लड़ने झगड़ने वाला और ईर्ष्या से भरपूर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग ले रहा है टीचर वो तो यही सब देखेगा। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा विभाग आदर्श होना चाहिए।
जिससे वह इंस्पायर हो। छात्राध्यापकों का मूल्यांकन पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हो, उनमें सिफारिश अथवा द्वेष आदि का कोई स्थान न हो। निष्पक्ष भाव से प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाए। संपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। बहुत जगह अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भले ही पढ़ने में ठीक ना हो, कई होते हैं टीचर्स के फेवरेट होते हैं, तो वह जो ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा मार्क्स पा जाते हैं। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अनुपयुक्त पाठ्य पुस्तकें। इसमें क्या है कि जो होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए। अनुपयुक्त पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। बाजार प्रश्नोत्तर, सस्ते नोट्स, गाइड से भरा पड़ा है। हम सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम टाइम पूरे साल वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम टाइम जाएंगे बाजार से जो भी यूपीएस वगैरह होते हैं वो खरीद लाएंगे और उसे पढ़ के एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं। पूरे साल कॉलेज भी नहीं जाते हैं, ऐसे भी देखने को मिल जाता है। तो क्या है, बाजार प्रश्नोत्तर, सस्ते नोट्स, गाइड आदि से भरे पड़े हैं। वे प्रायः निम्न स्तर के अध्यापकों द्वारा लिखी जाती है। अच्छे अनुभवी अध्यापक इसमें रुचि नहीं लेते हैं। कुछ पुस्तकें क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों द्वारा भी लिखी जाती है। इससे शिक्षा स्तर में बहुत गिरावट आ गई है। विश्वविद्यालय तथा अध्यापकों को इस कार्य में छात्राध्यापकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। सस्ते नोट्स व प्रश्नोत्तर पुस्तकों पर रोक लगाई जाए। छात्रों को मौलिक शिक्षा ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनमें स्वतंत्र अध्ययन की भी आदतें डालनी चाहिए। अध्यापक इसमें बहुत सहायक हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव। बहुत कम विभाग इस प्रकार की क्रियाओं को संगठित करने में रुचि लेते हैं। अधिकतर स्थानों पर पाठ्यक्रम की खानापूरी करना ही सब कुछ है। पाठ्यक्रम में निर्धारित शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग व गाइड, हम सभी को पता है ये हमारे बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण में भी होता है। स्काउट गाइड या इसे रोवर्स रेंजर भी उच्च लेवल पे कहते हैं। तो क्या है, प्राथमिक चिकित्सा तथा हस्तकला आदि के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों से स्कूलों में विभिन्न क्रियाओं को संगठित करने की क्या आशा की जा सकती है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा विषयों के चयन में कठिनाई। शिक्षा विभागों में छात्र अध्यापकों को अध्यापन के विषयों का चयन सावधानी से करना चाहिए। प्रवेश के समय ही इस ओर ध्यान दिया जाए। कभी कभी कुछ ऐसे विद्यार्थी प्रवेश पा जाते हैं जिनके स्नातक स्तर के विषय विद्यालयों में नहीं होते। विवश होकर उन्हें ऐसे विषय दिलाने पड़ते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं पढ़ा और न ही उनके प्रति उन्हें कभी रुचि भी रही है। अतः विषयों के उचित चुनाव की ओर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है, अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चों को देखा है हमने कि क्या होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्रवेश तो ले लेते हैं, उसके बाद पता चलता है उस सब्जेक्ट का कोई टीचर ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही उसमें नहीं है कॉलेज में। तो इस प्रकार की कठिनाई भी होती है विषयों के चयन में। तो इसका उचित प्रकार से ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आदर्श पाठों का अभाव। प्रायः अध्यापक आदर्श पाठों का आयोजन करने में रुचि नहीं लेते। वे अपने को इस कार्य में दक्ष नहीं पाते। वास्तव में शिक्षा विभाग के अध्यापकों को कुछ समय अनिवार्य रूप से विद्यालयों में अध्यापन कार्य करना चाहिए। इसमें हम विद्यालय के अन्य अनुभवी अध्यापकों की सहायता ले सकते हैं। प्रयत्न होना चाहिए कि समय समय पर आदर्श अध्यापन छात्र अध्यापकों के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यह कार्य विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने से पहले अथवा बीच में भी संगठित किया जा सकता है। आदर्श पाठों का प्रशिक्षण में अपना स्थान तथा महत्व है। इसमें नवीन रीति का अनुसरण किया जाए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कक्षा शिक्षण में लापरवाही। विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सावधानी से संगठित किया जाए। प्रायः छात्र अध्यापकों में इसमें लापरवाही करते हैं। वे खाना पूरी करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप खाना पूरी अगर वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत जगह इसे ऐसे कहा जाता है कोरम पूरा करना, तो आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं। बहुत जगह ऐसे छात्र अध्यापक भी होते हैं जो लापरवाही करते हैं, वे सिर्फ कोरम पूरा करते हैं, पाठ्य योजनाओं की नकल करते हैं, एक दूसरे की पाठ्य योजना अपने जो साथ के छात्र अध्यापक होते हैं, साथ के पढ़ने वाले बच्चे, उनके दोस्त यार जो भी होते हैं, उनसे क्या करते हैं, पाठ्य योजना की कॉपी ले लेते हैं और लिख लेते हैं, नकल कर लेते हैं। तो इस प्रकार का कुछ देखने को मिलता है। कक्षा शिक्षण में लापरवाही पाई जाती है। पाठ्य योजनाएं बड़ी पुरानी वो परंपरागत होती हैं। कुछ पाठों को बिना पढ़ाए विद्यालय अध्यापकों से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। कुछ फेवरेट टीचर भी होते हैं जिन्हें बिना वो पढ़ाए, बिना प्रशिक्षण केंद्र पर जैसे आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो बहुत से भी ऐसे भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं होती हैं जो बिना
टीचिंग किए ही क्या करते हैं, अपने फेवरेट टीचर या जो भी होते हैं उनसे बोल के साइन करवा लेते हैं, हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऐसा करना बड़ा घातक है। हम ऐसे अध्यापकों से क्या आशा कर सकते हैं? उनका दृष्टिकोण कुछ सीखने का होना चाहिए। यदि थोड़ी सी सावधानी से कार्य करें तो उनके अध्यापन कार्य में काफ़ी सुधार हो सकता है। निरीक्षक को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। और हाँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए, विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहिए तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है पाठ्य योजनाओं की नकल करना, तो ऐसा नहीं है, नकल न करिएगा। आपका जो कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप देखेंगे, आपको जो समझ में आता है आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक प्रारूप मिल जाएगा। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेंज करके भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सहयोग व समन्वय का अभाव। इसमें देखते हैं विद्यालयों तथा शिक्षा विभागों में परस्पर संपर्क की भारी कमी है। उनमें कोई साम्य नहीं है। वे एक दूसरे की न परवाह करते हैं न ध्यान देते हैं। दृष्टिकोण में भी बड़ा अंतर पाया जाता है। इससे बड़ी हानि हो रही है। शिक्षा विभागों द्वारा अपनाई गई विधियां, प्रविधियां तथा सहायक सामग्री शिक्षा विभाग तक ही सीमित रह जाती हैं। वे विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाती। विद्यालयों में मुख्यतः पुरानी परंपरागत पुस्तक पाठन विधि का ही प्रचलन है। हमारे छात्राध्यापक विद्यालयों के अध्यापकों की इस कार्य में कोई रुचि न लेने की शिकायत करते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। अतः वे तीनों में परस्पर सहयोग तथा संपर्क स्थापित करना जरूरी है। प्रत्येक दशा में यह पृथकता समाप्त होनी चाहिए। सब सहयोग व रुचि से मिलजुल कर कार्य करें। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रूढ़िवादिता। इसके बाद हम देखेंगे अस्वस्थ वातावरण को समझेंगे। पहले समझते हैं रूढ़िवादिता को। अध्यापन कार्य में प्राय शिक्षा विभागों के अध्यापक अपनी रूढ़िवादिता व परंपरागत विधि का अनुसरण करते हैं। जैसा कि अभी हमने आगे समझा था, वे नवीन विचारों, अध्यापन विधियों तथा प्रविधियों से सर्वथा अभिन्न हैं। उन्हें स्वतंत्र अध्ययन की आदत नहीं है। ठीक है, आजकल ज्ञान का विकास तीव्र गति से हो रहा है। अभी हमने आगे समझा था कि जो हम सभी को पता है संसार परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है जो आज हम देख रहे हैं वो हम 2 साल बाद भी सेम वही चीज़ देखें, ऐसा ही देखें, बिल्कुल भी नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। तो आजकल ज्ञान का विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। अध्यापक को अपना ज्ञान निरंतर तथा पूर्ण रखना चाहिए। इसके लिए शैक्षिक पत्रिकाओं का अध्ययन आवश्यक है। समय समय पर आयोजित विचार गोष्ठी, वर्कशॉप तथा शैक्षिक सम्मेलनों में उन्हें भाग लेना चाहिए। कक्षा अध्यापक में नवीन विधियों का प्रयोग करने की क्षमता उनमें चाहिए। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अस्वस्थ वातावरण को समझते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है उचित निरीक्षण का अभाव। इसको देखेंगे। उससे पहले हम अस्वस्थ वातावरण में समझते हैं इसमें क्या होगा। शिक्षा विभागों में वातावरण में प्रायः बनावट व कृत्रिमता पाई जाती है। अध्यापक तथा छात्र का संबंध केवल ऊपरी दिखावे का रहता है। इस संबंध में छात्रों का दृष्टिकोण जानना बहुत ही आवश्यक है। वे प्रायः एक अध्यापक के सामने उसकी तारीफ व चापलूसी तथा दूसरे अध्यापक की बुराई करते हैं। ये अक्सर देखने को मिल जाता है, हमने भी देखा हुआ है, आप भी देखते होंगे। कुछ अध्यापक इससे प्रसन्न होते हैं। शिक्षा विभागों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। हमें विभागों का वातावरण अधिक प्राकृतिक, वास्तविक तथा ठोस बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और छात्र व अध्यापक संबंध, घनिष्ठता तथा निकटता को स्थापित करना भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी होते हैं स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर वो एक टीचर, अगर उन्हें पसंद भी आ रहा है, एक टीचर अच्छा है उनके नज़र में, तो दूसरे टीचर जरूरी नहीं कि वो खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट है उचित निरीक्षण का अभाव। इसमें देखते हैं छात्र अध्यापकों के अध्यापन के समय अध्यापक निरीक्षण कार्य करते हैं। इनमें प्रायः लापरवाही बरती जाती है, खानापुरी अधिक रहती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निरीक्षण पूर्ण हो, वह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो, सुझाव वास्तविक तथा ठोस हो और उनके द्वारा छात्र अध्यापक के अध्यापन में भी उन्नति संभव हो। वास्तव में अध्यापन में सुधार अच्छे निरीक्षण पर ही निर्भर करता है। आपने माइक्रो टीचिंग में भी, अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग आपने किया ही होगा, अवश्य ही किया होगा, तो आपने वहाँ पे देखा होगा। और जो है आप इंटर्नशिप पे भी गए होंगे तो वहाँ पे भी आप देख के ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, निरीक्षकों का दृष्टिकोण स्वस्थ होना चाहिए और वे छात्रों को नवीन विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें।
ठीक है, इतना क्लियर है। अर्थात कि उचित निरीक्षण अति आवश्यक है। अध्यापन में सुधार के लिए अच्छे निरीक्षण पर ही अध्यापन में सुधार निर्भर करता है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो भी आपको बताया गया हो वो समझ में आया हो। अगर कहीं भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जनसंख्या शिक्षा के बारे में, चर्चा करेंगे क्या होता है, इसकी अर्थ परिभाषाएं आदि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।